नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार आर के सरकारी नौकरी अड्डा यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका स्वागत वंदनीय एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, प्रत्येक दिन की भांति मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं एक बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के, जो प्रश्न हमारे स्वतंत्रता संघर्ष पर आधारित होंगे। आज हम जानेंगे कि भारत में कौन कौन से स्वतंत्रता संघर्ष किए गए और ये किसके द्वारा किए गए, इसका नेतृत्व किसने किया। इसके साथ साथ यह जानने का प्रयास करेंगे कि इस स्वतंत्रता संघर्ष का उद्देश्य क्या था और कब, कैसे कैसे और कब कब इन स्वतंत्रता संघर्षों को बल मिला या प्रोत्साहन मिला, या कह सकते हैं कि इन्हें पुनः हतोत्साहन मिला। तो इस विषय में आज चर्चा करेंगे। तो बगैर देर किए हुए पहले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए, ये प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है और इसका सही आंसर है बेलग्राम। बेलगांव या बेलग्राम। बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए, तो यह 1924 में चुने गए। और कहाँ चुने गए, किस अधिवेशन में चुने गए, तो ये बेलगांव या बेलग्राम अधिवेशन में चुने गए। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई, तो यह जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना 1 नवंबर 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अर्थात अमेरिका में हुई। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई। अगर प्रश्न नंबर 3 की बात करें, गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी, तो गदर पार्टी लाला हरदयाल के नेतृत्व में बनी। लाला हरदयाल गदर पार्टी का नेतृत्व करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने, ये आपको बताना है। तो सोहन सिंह भक्खाना गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष बनाए गए। प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि कब से, यानी कैसर हिंद की जो उपाधि है, इस उपाधि से महात्मा गांधी को कब से नवाजा गया, यानी कब नवाजा गया, ये कह सकते हैं। कब इस नाम की उपाधि ने दी गई, अर्थात कैसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को कब दी गई, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है कि यह 1915 में दी गई, अर्थात कैसर हिंद की उपाधि 1915 में महात्मा गांधी को दी गई। प्रश्न नंबर 6, किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई। जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस के 2 दल थे, एक था आपका नरम दल और दूसरा था गरम दल। लेकिन इन दोनों दलों में कब एकता हो गई, ये हमें बताना है। तो लखनऊ के अधिवेशन 1916 में इन दोनों दलों में एकता हुई। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की, तो यह लखनऊ अधिवेशन में की। स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की। स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की, तो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग संस्था की स्थापना की। और यह स्थापना 1916 ईस्वी में की गई, अर्थात होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में, अर्थात मार्च 1916 ईस्वी में किया गया। और इसकी स्थापना कहाँ की गई, तो यह पूना में की गई। दोस्तों, आप प्रश्नों को नोट डाउन करते रहें, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है। एक ही प्रश्न में कई प्रश्न बनते हैं। जैसे कि प्रश्न नंबर 8 में ये पूछा गया कि बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन के लिए कौन सी संस्था का
या कौन सी संस्था की स्थापना की, तो इन्होंने होम रूल लीग नामक संस्था की स्थापना की। कब किया इस संस्था का या इस संस्था की स्थापना, तो मार्च 1916 में इस संस्था की स्थापना की गई। और कहाँ की गई, तो यह पूना में की गई। तो इस तरह से दोस्तों प्रश्न के अंदर से प्रश्न निकालना हम लोगों को सीखना है और किसी न किसी तरीके से हमें इतना जो है एक्टिव रहना है कि कहीं से भी प्रश्न आए और हम उसे सही ढंग से हल कर सकें। तो दोस्तों बगैर देर किए हुए चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन दिखाई देगा उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप वीडियो देख सकें। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 है, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की, तो सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में की। सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में की। अब बात आई, जैसे पहला प्रश्न, इससे पहला प्रश्न जो था उसमें यह पूछा गया था कि स्वशासन के लिए बाल गंगाधर ने किस संस्था की स्थापना की, तो होम रूल लीग की स्थापना की थी और ये मार्च 1916 में पूना में किए थे। लेकिन होम रूल लीग नामक संस्था की स्थापना एनी बेसेंट द्वारा भी की गई और यह की गई सितंबर 1916 में और यह मद्रास में की गई। प्रश्न नंबर 10 है, एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे। जो एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई तो उसके प्रथम सचिव कौन थे, ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उसके प्रथम सचिव जो थे वो थे जॉर्ज अरुंडेल। जॉर्ज अरुंडेल डेल, या कह सकते हैं अरुंडेल। जॉर्ज अरुंडेल एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव थे। अगला प्रश्न है आपका, भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाने लगा। भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाने लगा, ये आपको बताना है। तो महात्मा गांधी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। भर्ती होने वाला सार्जेंट किसे कहा जाने लगा, तो ये गांधी जी को कहा जाने लगा क्योंकि इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेना में भर्ती होने के लिए लोगों से आह्वान किया था। प्रश्न नंबर 12, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की। तो साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की थी, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में की थी। दोस्तों प्रश्न पसंद आ रहे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। तो प्रश्न नंबर 14 है, चंपारण आने के लिए गांधी को किसने प्रेरित किया था। चंपारण आने के लिए गांधी को किसने प्रेरित किया था, ये आपको बताना है। तो बिहार के किसान नेता राजकुमार ने, बिहार के किसान नेता जो थे, किसानों के जो नेता राजकुमार थे, उन्होंने चंपारण आने के लिए गांधी जी को प्रेरित किया था। प्रश्न नंबर 15 है, सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया। सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया, तो यह इन्होंने किया था दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने किया था। प्रश्न नंबर 16 है, भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था। भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया, तो वह किया चंपारण, बिहार में। अगर सबसे पहले पूछा जाए तो
दक्षिण अफ्रीका में, और अगर भारत में सबसे पहले पूछा जाए तो चंपारण बिहार में। प्रश्न नंबर 17, चंपारण का आंदोलन कब हुआ? चंपारण का आंदोलन कब हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चंपारण का आंदोलन 1917 ईस्वी में हुआ। प्रश्न नंबर 18, चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी? चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने कौन सी प्रथा को समाप्त किया या उन्हें करना पड़ा? तो ये तीन कठिया प्रथा, तीन कठिया नामक प्रथा जो थी, यह चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को समाप्त करनी पड़ी। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया? महात्मा गांधी ने जब पहली बार भूख हड़ताल किया तो यह किसके समर्थन के लिए या किसके समर्थन में हड़ताल किया गया? तो यह 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में मिल के मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में महात्मा गांधी ने सबसे पहले भूख हड़ताल की। अर्थात कह सकते हैं कि अहमदाबाद में जो मिल के मजदूर थे, मिल के मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में 1918 में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल किया। प्रश्न नंबर 20 है कि 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया? गुजरात में कौन सा या गुजरात के खेड़ा जिले में महात्मा गांधी द्वारा कौन सा आंदोलन 1918 ईस्वी में चलाया गया? या कह सकते हैं 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया? तो इस आंदोलन का नाम था कर नहीं नामक आंदोलन महात्मा गांधी ने खेड़ा जिले में चलाया था। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ ये आपको बताना है। तो रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 ईस्वी को लागू हुआ। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को लागू हुआ। रॉलेट एक्ट क्या था, यानी जो रॉलेट एक्ट था वह क्या था? तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। उसके खिलाफ ना तो कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था। कह सकते हैं कि रॉलेट एक्ट ऐसा एक कानून था कि किसी भी संदेहास्पद, अर्थात किसी भी व्यक्ति पे अगर संदेह हो जाए तो उसे बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, और उसको गिरफ्तार करने के बाद उसके खिलाफ ना तो कोई अपील की जाती थी और ना ही कोई दलील किया जा सकता था और ना ही कोई वकील किया जा सकता था। अर्थात किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जा सकती थी। इसी को कहते हैं दोस्तों रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू की? रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल महात्मा गांधी द्वारा कब स्टार्ट की गई? तो वह स्टार्ट की गई दोस्तों 6 अप्रैल 1919 को। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज है। आज हम महात्मा गांधी से संबंधित ज़्यादा प्रश्नों को शामिल किए हैं, और आज के जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से प्रत्येक वनडे एग्जाम में 2 से 5 प्रश्नों के पूछे जाने के चांस बनते हैं। तो आज हम चलेंगे 2000 प्लस प्रश्नों की सीरीज में, और 2000 प्लस प्रश्नों की सीरीज में 50 प्रश्न आपको कराए जा चुके हैं। आज फिर हम आप लोगों के सामने पुनः वीडियो लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। तो उसी श्रृंखला में चल रहे हैं लेकर के आपको प्रश्न नंबर 24 की तरफ। 24 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया था ये बताना है। तो अंग्रेजों का नेतृत्व यहाँ पर लगा लीजिए। तो अंग्रेजों का नेतृत्व जनरल डायर ने किया था। जनरल डायर के आदेश पर ही वहाँ पर गोलियां चलाई गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे वजह क्या थी, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, ये कह सकते हैं कि क्या वजह थी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन
किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलाई थी। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके विरोध में जनसभा हो रही थी और उस जनसभा पर जनरल डायर के आदेश से अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। प्रश्न नंबर 28 जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई थी? सरकारी रिपोर्ट की अगर माने तो 379 लोगों की मौत हुई थी, और अगर कांग्रेस समिति की बात माने तो कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। प्रश्न नंबर 29 जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? यानी किस भारतीय के सहयोग से जनरल डायर को सफलता मिली या जनरल डायर ने ऐसा कदम उठाया? तो वह थे हंसराज नाम के व्यक्ति थे। हंसराज नाम का व्यक्ति था जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेज अफसर जनरल डायर का सहयोग किया था। प्रश्न नंबर 30 किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है शंकरन नायर। शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों, प्रश्न नंबर 31 किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति गठित की? किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति गठित की थी, ये आपको बताना है। तो लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने 8 सदस्यीय जांच समिति गठित की थी। प्रश्न नंबर 32 जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे? जिस जांच समिति का गठन जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए किया गया उसमें कितने भारतीय थे, ये आपको बताना है। तो उसमें मात्र 3 भारतीय थे और 5 अंग्रेज अफसर थे। कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए आयोग गठित की? कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए आयोग गठित की? तो ये थे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में इस आयोग के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जांच आयोग गठित किया था, इसमें कौन कौन सा था? तो मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में इस आयोग का गठन किया गया था, जिसमें सदस्यों के रूप में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी उसका हिस्सा थे। प्रश्न नंबर 34 जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? जलियांवाला बाग जहां पर यह घटना हुई वह संपत्ति किसकी थी? तो जल्ली नाम के व्यक्ति की संपत्ति थी। जल्ली नाम के व्यक्ति की संपत्ति जलियांवाला बाग था। खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया? खिलाफत आंदोलन जो है वह किसके खिलाफ शुरू किया गया, ये बताना है आपको। तो मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ मुख्यतः खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया? तो खिलाफत आंदोलन जो था या टर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमानों ने आंदोलन शुरू किया था। अगर आपसे कोई पूछ ले कि खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया, तो यह मुख्यतः ब्रिटेन के खिलाफ था, लेकिन
अगर आपसे पूछ ले किसके समर्थन में किया गया था, तो यह टर्की के खलीफा के समर्थन में मुसलमानों द्वारा किया गया था, अर्थात भारतीय मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया था। पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका आंसर है 19 अक्टूबर 1919। 19 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत आंदोलन के लिए खिलाफत दिवस मनाया गया। हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब की? हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब की? तो ये किया इन्होंने 23 नवंबर 1919 को। 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। प्रश्न नंबर 39, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, ये आपको बताना है। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, इन सब के उत्तर में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? उस आंदोलन का क्या नाम था? तो गांधी जी ने जो आंदोलन शुरू किया इन सब के उत्तर में, तो उसका नाम था असहयोग आंदोलन। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन दिखाई देगा, जिसे दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों, जो अगर आप बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे तो मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप सबसे पहले वीडियो देख सकेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल का एकमात्र उद्देश्य आपकी सफलता है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सफल हों, आपका जीवन सुखमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं लेता हूं विदा। फिर मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।